Hi everyone, this is Mohammad Jad Hashmi and welcome to your favorite सा यूट्यूब चैनल ड्रिफ्ट एजुकेशन। तो बेटा वेक्टर एनालिसिस के हमारे लेक्चर नंबर 3 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। यहाँ पर वेक्टर हमने क्लास 11th का मोर्चा संभाला हुआ है और क्लास 11th के वेक्टर एनालिसिस की पर आगे बढ़ते हैं। और साथ ही साथ मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि अगर आप क्लास 12th के लेक्चर देखना चाहते हैं तो आप फिजिक्स बाय जैद हाशमी, जो कि मेरा दूसरा चैनल है, उस पर क्लास 12th के इलेक्ट्रोस्टैटिक्स ऑलरेडी अपलोडेड हो चुके हैं। और साथ ही साथ इस समय कैपेसिटेंस का लेक्चर, कैपेसिटेंस का जो सीरीज़ है वो लगातार वो अपलोड हो रहा है, तो वहाँ से आप कैपेसिटेंस कवर कर सकते हैं। और क्लास 11th यहाँ पे आपको पढ़ाया जा रहा है। तो क्लास 11th की अगर हम बात करते हैं वेक्टर एनालिसिस में हमने बहुत सारी चीज़ें बात की थी, बेसिक्स भी बात की थी। बेसिक्स में फिजिक्स के बारे में बहुत कुछ बता चुका था, उसके बाद वेक्टर स्टार्ट हो चुका था। तो वेक्टर में हमने क्या बताया था, वेक्टर क्वांटिटी एक ऐसी क्वांटिटी होती है जिसके पास मैग्नीट्यूड के साथ साथ स्पेसिफाइड डायरेक्शन होता है और साथ ही साथ ये डायरेक्शन डिपेंडेंट होना चाहिए। कहने का मीन्स जो पैरेललोग्राम लॉ को फॉलो करे, जो वेक्टर को लॉ को फॉलो करता है, उसे हम बेसिकली क्या बोलते हैं, डायरेक्शन डिपेंडेंट क्वांटिटी। तो ऐसी क्वांटिटी जो डायरेक्शन डिपेंडेंट है, इसके पास स्पेसिफाइड डायरेक्शन है, डायरेक्शन होना इंपॉर्टेंट नहीं, स्पेसिफाइड डायरेक्शन है और उसके साथ मैग्नीट्यूड है, तो उस क्वांटिटी को हम बेसिकली किस कैटेगरी में रखते हैं, वेक्टर कैटेगरी में रखते हैं। ठीक है, तो फिर आगे बढ़ते हैं। अब बात आ गई, हमने बात किया था वेक्टर के बारे में, ये वो चीज़ बात किया था। तो सबसे पहली चीज़ हमारे लिए क्या है, वेक्टर एक नया चीज़ है। तो वेक्टर अगर एक नया चीज़ है तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट बात क्या होगा, सर इसे दिखाया कैसे जाता होगा, कैसे रिप्रेजेंट किया जाता होगा, कैसे हम पहचानेंगे कि वेक्टर क्या है। तो वेक्टर को पहचानने का दो तरीका होता है, रिप्रेजेंट करने का दो तरीका होता है। तो रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर, क्या बोला, रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर, रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर। ऑफ वेक्टर। तो वेक्टर को बेटा दो तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है। पहला क्या है, ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन। पहला कैसे करते हैं, ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन देते हैं इसका, ग्राफिकली। और दूसरा क्या है, सिंबॉलिकली। क्या बोला, सिंबॉलिकली। मतलब हम किसी भी चीज़ को, दुनिया में किसी चीज़ को हम दो तरीके से समझते हैं। पहला ग्राफ से, दूसरा उसके सिंबल से। दो तरीके से ही समझा जाता है किसी भी चीज़ को, कि उसका पहनावा कैसा होगा, देखने में कैसा होगा, और दूसरा उसका नाम क्या होगा, है ना। सिंपल सी बात है कि उसका नाम क्या होगा, नाम से पहचानेंगे। और पहनावा कैसा होगा, कैसा पहनता उड़ता है, क्या बातचीत करता है, मतलब ग्राफिकली उसका बात व्यवहार कैसा है, उसको बोलते हैं ग्राफिकली। तो जैसे कि सलमान खान की अगर बात करें, सलमान खान का नाम ही काफ़ी है। तो अगर नाम की हम बात करें तो अगर हम उनका नाम लेते हैं, नाम लेते हैं तो नाम जैसे मैंने लिया, आप समझ गए, अच्छा सलमान खान की बात हो रही है, तो उनको मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ विद द हेल्प ऑफ सिम्बॉलिकली। दूसरी बात कि सलमान खान बहुत हैंडसम आदमी है, इस तरीके से बाल झाड़ता है, इस तरीके से कपड़ा पहनता है, उनकी बॉडी इस तरीके से है, मतलब ये सब चीज़ें अगर मैं बता रहा हूँ तो उसको हम बोलेंगे ग्राफिकली। तो किसी दुनिया में किसी भी चीज़ का दो टाइप से रिप्रेजेंट करने का तरीका हो सकता है, ग्राफिकली, दूसरा हो सकता है सिम्बॉलिकली। ग्राफिकली कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है, ग्राफिकली किसी भी वेक्टर को एक एरो से रिप्रेजेंट किया जाता है, जिसमें एक एरो लगा होगा आपका, जिसमें इस एरो का लेंथ जो होगा ये किस बात को रिप्रेजेंट करेगा, किस बात को डिनोट करेगा, ये मैग्नीट्यूड को डिनोट करेगा। किसको, मैग्नीट्यूड को। तो लेंथ ऑफ द एरो डिनोट्स द मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर क्वांटिटी एंड द एरो रिप्रेजेंट द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर क्वांटिटी। एरो क्या बता रहा होगा, एरो का डायरेक्शन, ये डायरेक्शन बता रहा होगा। तो एरो बता रहा होगा डायरेक्शन ऑफ वेक्टर क्वांटिटी की, वेक्टर क्वांटिटी किस डायरेक्शन में लगा है, और उसका लेंथ क्या बता रहा होगा, मैग्नीट्यूड बता रहा होगा। अगर आपका
वेक्टर ऊपर लग रहा है तो वेक्टर ऐसे दिखाएंगे, नीचे लग रहा है तो वेक्टर ऐसे दिखाएंगे, लेफ्ट साइड लग रहा है तो ऐसे दिखाएंगे, किसी भी डायरेक्शन में लग रहा है तो उस डायरेक्शन में दिखाएंगे, टेढ़ा मेढ़ा जैसे भी दिखाना होगा। तो वेक्टर क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करने का तरीका सिंपली ऐसा होगा, है ना। ये तो ग्राफिकली बात किया मैंने। दूसरा सिंबॉलिकली, सिंबॉलिकली कैसे बताएंगे, अल्फ़ाबेटिक लेटर से। सिंबॉलिकली अ वेक्टर क्वांटिटी कैन बी डिनोटेड बाय अल्फ़ाबेटिक लेटर स्मॉल ए से या कैपिटल ए से या किसी भी चीज़ से, है ना। लेकिन इसके ऊपर क्या लगाना पड़ेगा, एरो, ताकि आप समझ पाए कि ये जो क्वांटिटी लिखी गई है, ये जो क्वांटिटी लिखी गई है ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। जैसे कि अगर टाइम को बताया जाए या तो मास को बताया जाए, अगर मास बताएंगे तो मास को सिंपल m से दिखाते हैं, टाइम को सिंपल स्मॉल t से दिखाते हैं। तो इसके ऊपर कोई वेक्टर नहीं लगा होता, क्यों, क्योंकि इसके पास कोई डायरेक्शन से नहीं है, ये स्केलर क्वांटिटी है, तो इसको सिंपली इस तरीके से दिखाया जाएगा। लेकिन अगर वेक्टर को भी अगर इसी तरीके से दिखाओगे तो फिर प्रॉब्लम होगी। तो पहचानेंगे कैसे ये वेक्टर क्वांटिटी है कि नहीं है, तो पहचानने के लिए क्या लगाते हैं, एक वेक्टर ऊपर लगा देते हैं, ये वेक्टर का डायरेक्शन निशान लगा देते हैं ताकि हम पहचान पाए कि वो वेक्टर क्वांटिटी है। समझ आ रही बात। तो ये वेक्टर मैंने लगाया, ये ऐसे 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 ऐसे, ये सिंबॉलिकली है और ये क्या है आपका ग्राफिकली। तो वेक्टर को इस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है। एक बात और, जैसे आपको वेलोसिटी और स्पीड को बताना हो तो कैसे बताएंगे। अगर सिंपल वी आप लिखते हैं इसका मतलब ये स्पीड है, और अगर वी के ऊपर वेक्टर लगाते हैं इसका मतलब ये क्या वेक्टर है। देखो वेलोसिटी स्पीड को दोनों को एक ही तरीके से दिखाया जाता है, लेकिन वेक्टर लगाया तो वेलोसिटी हो गया, वेक्टर नहीं लगाया तो स्पीड हो गया। तो देखो पहचान रहे हैं ना, इस सिंबल को ही देख के पहचान रहे हैं कौन वेलोसिटी और कौन क्या है हमारा स्पीड है। तो ये बेसिकली रिप्रेजेंट करने का तरीका हो गया। और आगे बात करते हैं, जैसे एक होता है आपका मॉडुलस ऑफ वेक्टर। कुछ इंपॉर्टेंट बात, मॉडुलस ऑफ वेक्टर ये होता क्या है सर। मॉडुलस ऑफ वेक्टर कुछ है नहीं है। मॉडुलस ऑफ वेक्टर सिंपल सा मतलब क्या होता है, द मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर क्वांटिटी इज बेसिकली नोन एज मॉडुलस ऑफ वेक्टर। किसी भी वेक्टर क्वांटिटी का मैग्नीट्यूड ही क्या कहलाता है, मॉडुलस ऑफ वेक्टर कहलाता है। जैसे कोई भी वेक्टर है, जैसे मान लेते हैं एक आदमी जा रहा है 10 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से ईस्ट के डायरेक्शन में, है ना। तो 10 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से ये ईस्टवर्ड जा रहा है, ईस्ट के डायरेक्शन में जा रहा है, टूवर्ड्स ईस्ट मैंने लिख दिया। ये दिख भी रहा है आपको कि ये ईस्ट में जा रहा है, टूवर्ड्स ईस्ट। तो ये जो 10 मीटर पर सेकंड है ये है क्या, ये 10 मीटर पर सेकंड आपका मैग्नीट्यूड है ना। तो ये 10 मीटर पर सेकंड आपका मैग्नीट्यूड है। और वेलोसिटी अगर बोल रहे हैं तो वेलोसिटी का मतलब इसके साथ डायरेक्शन होगा। तो वेलोसिटी ऑफ मैन बोलेंगे क्या, 10 मीटर पर सेकंड टूवर्ड्स ईस्ट, विथ डायरेक्शन बोलना पड़ेगा क्योंकि आप वेलोसिटी बोल रहे हैं। लेकिन द मैग्नीट्यूड ऑफ द वेलोसिटी इज बेसिकली 10 मीटर पर सेकंड। वेलोसिटी का जो मैग्नीट्यूड है, जो वैल्यू है, उसका मान है जो, वो 10 मीटर पर सेकंड है। तो उसको रिप्रेजेंट करने का तरीका क्या होता है, मॉड लगाते हैं। वी वेक्टर मतलब वेलोसिटी और मॉड लगा दिया मतलब वेलोसिटी का ये क्या है, मैग्नीट्यूड। मॉड का मतलब वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड, और इसी को क्या बोलते हैं, मॉडुलस ऑफ वेक्टर। तो वी का मैग्नीट्यूड बराबर कितना हो गया, 10 मीटर पर सेकंड। यही है और कुछ है नहीं। मतलब किसी भी वेक्टर क्वांटिटी के मैग्नीट्यूड को ही क्या बोला जाता है, मॉडुलस ऑफ वेक्टर बोला जाता है। सिंपल सी बात है ना। तो मॉडुलस ऑफ वेक्टर पता चल गया। मतलब मॉडुलस ऑफ वेक्टर क्या बताएगा, किसी वेक्टर क्वांटिटी के मैग्नीट्यूड को हमें बता रहा होगा। इसे रिप्रेजेंट करने का तरीका क्या होता है, मॉड लगा के बताएंगे। वो क्या बता रहा होगा, वैल्यू बता रहा होगा। दूसरी चीज होती है यूनिट वेक्टर। क्या बोला, यूनिट वेक्टर। अब ये यूनिट वेक्टर क्या है, नाम ही बता रहा है। यूनिट का मतलब एक, यूनिटी का मतलब क्या, यूनिट का मतलब क्या होता है, एक, यूनिटी। तो अब बताओ वेक्टर क्वांटिटी का एक क्या हो सकता है, यूनिटी क्या हो सकती है। डायरेक्शन तो हो नहीं सकता, डायरेक्शन तो ईस्ट होता है, वेस्ट होता है, नॉर्थ होता है, साउथ होता है। तो डायरेक्शन होता है भाई, उसको हम एक नहीं बोल सकते। इसका मतलब ये कि हो ना हो इसका मैग्नीट्यूड ही एक हो रहा होता है। तो हाँ, इसका मैग्नीट्यूड ही एक होता है। तो यूनिट वेक्टर एक ऐसा वेक्टर क्वांटिटी होता है जिसका मैग्नीट्यूड क्या होता है, 1। मतलब इसका मैग्नीट्यूड होगा 1, हैविंग यूनिट मैग्नीट्यूड,
ऐसे, हैविंग यूनिट मैग्नीट्यूड, मतलब ऐसा क्वांटिटी जिसकी, ऐसी वेक्टर क्वांटिटी जिसकी वैल्यू 1 आए, जिसकी मैग्नीट्यूड 1 आए, उसको हम क्या बोलेंगे? यूनिट वेक्टर बोलते हैं। इसका काम क्या होता है सर? जैसे इसका काम होता है मैग्नीट्यूड बताना, इसका काम क्या होता है? इट डिनोट्स द डायरेक्शन ऑफ गिवन वेक्टर क्वांटिटी, डिनोट्स द डायरेक्शन ऑफ गिवन वेक्टर क्वांटिटी, किसी भी दिए गए वेक्टर क्वांटिटी के डायरेक्शन को ये बतलाता है। क्या बोला? किसी भी दिए गए वेक्टर क्वांटिटी को ये बताता है ना? ये तो मैग्नीट्यूड बता देगा, ये डायरेक्शन बता देगा। अच्छा सर, इसे दिखाते कैसे हैं? इसे कैप लगा के दिखाते हैं, इसे मैग्नीट्यूड मॉड लगा के दिखाते हैं, इसे कैप लगा के दिखाते हैं। तो इसे एन कैप से बेसिकली दिखाया जाता है। एन कैप लगा दो, ए कैप लगा दो, आर कैप लगा दो, बी कैप लगा दो, इस टाइप से, है ना? तो एन कैप क्या बताएगा? एन वेक्टर के डायरेक्शन को बताएगा। ए कैप क्या बताएगा? ए वेक्टर के डायरेक्शन को बताएगा। आर कैप क्या बताएगा? आर वेक्टर के डायरेक्शन को बताएगा। बी कैप क्या बताएगा? बी वेक्टर के डायरेक्शन को, मतलब कि अलग अलग वेक्टर क्वांटिटी का यूनिट वेक्टर भाई साहब अलग अलग होगा। क्यों? क्योंकि अलग अलग क्वांटिटी का डायरेक्शन अलग अलग हो सकता है। अगर डायरेक्शन अलग अलग है तो यूनिट वेक्टर भी अलग अलग होगा, क्योंकि ये डायरेक्शन दिखाता है। और साथ ही साथ प्रोवाइडेड यूनिट मैग्नीट्यूड, उसका मैग्नीट्यूड क्या होना चाहिए? यूनिटी होना चाहिए, एक होना चाहिए। अच्छा, ये बात तो समझ में आएगी, उसका मैग्नीट्यूड 1 होना चाहिए, एक चीज़। दूसरी चीज़, इसका कुछ फार्मूला होता है क्या सर? हाँ, फार्मूला होता है। आप फार्मूला समझा सकता हूँ मैं थोड़ा बहुत, है ना? आपको ऐसे सवाल लगाते लगाते ही आपको फील आएगा। फार्मूला इस टाइप से होता है, एन कैप इज इक्वल टू, जैसे कोई वेक्टर क्वांटिटी, ए वेक्टर क्वांटिटी अपॉन में मॉड ऑफ ए, मतलब मान लेते हैं मैं बेसिकली यूनिट वेक्टर को एन कैप से ही दिखाऊंगा, है ना? अलग अलग वेक्टर क्वांटिटी का मैं अलग अलग यूनिट वेक्टर से नहीं लूँगा। जैसे कि वी वेक्टर क्वांटिटी का यूनिट वेक्टर वी कैप, तो मैं वी कैप ना लिख के एन कैप सिंपल लिखूंगा। आप भी समझ रहे हैं, आप विच मेक सेंस, है ना? तो किसी भी वेक्टर क्वांटिटी के यूनिट वेक्टर को मैं एन कैप सीधा लिख दूंगा, है ना? तो एन कैप क्या है? ए वेक्टर के डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर है। और इसको दिखाने का तरीका क्या होता है? एन कैप इज इक्वल टू ए वेक्टर अपॉन मॉड ऑफ ए, किताबों में लिखा होता है। मैं थोड़ा समझा देता हूँ आपको कैसे लिखा हुआ होता है ये, है ना? कैसे लिखा होता है? वो ऐसे बोलते ही हैं, इट इज़ द रेशियो ऑफ वेक्टर क्वांटिटी टू द मैग्नीट्यूड ऑफ दैट वेक्टर क्वांटिटी। मतलब जिस वेक्टर क्वांटिटी का आप यूनिट वेक्टर निकालना चाहते हैं, उस वेक्टर क्वांटिटी और उसके मैग्नीट्यूड का रेशियो ले लीजिए, वो यूनिट वेक्टर आ जाएगा, है ना? मैं थोड़ा बहुत समझाता हूँ कि हाँ ये कैसे लिखा गया है। अब बताओ ये क्या बताता है? ये सिर्फ डायरेक्शन बताता है ना? और मैं प्रूव कर देता हूँ डायरेक्शन कैसे बताता है, मतलब कुछ समझने के लिए। अब बताइए, अगर वेक्टर क्वांटिटी तो इसके पास क्या क्या होगा? इसके पास दो चीज़ होगा, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन दोनों होगा साथ में। और अगर ये मॉड है तो इसके पास क्या होगा? इसके पास क्या होगा? इसके पास सिंपली मैग्नीट्यूड होगा, है ना? इसके पास मैग्नीट्यूड होगा, इसके बाद ऊपर वाले के पास मैग्नीट्यूड डायरेक्शन दोनों होगा। तो बताओ, मैग्नीट्यूड कट गया, बचा खाली डायरेक्शन। इसीलिए एन कैप क्या बताता है? डायरेक्शन बताता है। तो एन कैप बराबर क्या हुआ? ए वेक्टर अपॉन में मॉड ऑफ ए कैप। तो अगर किसी दिन ऐसे लिख दिया जाए तो कभी बुरा मत मानिएगा बेटा कि ए वेक्टर इज इक्वल टू मॉड ऑफ ए इंटू में क्या? एन कैप। क्या बोला? मैं ये बोल रहा हूँ कि अगर किसी वेक्टर क्वांटिटी का आपको मैग्नीट्यूड पता है, क्या पता है? मैग्नीट्यूड। अगर किसी वेक्टर क्वांटिटी का आपको मैग्नीट्यूड पता है तो उसके यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई कर दो, वो वेक्टर बन जाएगा। मतलब आपको ये तो पता है वो वेक्टर क्वांटिटी है, स्केलर को बनाने की बात नहीं कर रहा हूँ। अगर आपको पता है कि वो वेक्टर क्वांटिटी तो है, कोई भी वेक्टर क्वांटिटी, लेकिन आपको मैग्नीट्यूड पता है, उसका वेक्टर फॉर्म नहीं पता है, तो उस वेक्टर क्वांटिटी को के यूनिट वेक्टर से उसके मैग्नीट्यूड का आप मल्टीप्लाई करो, सीधा वो वेक्टर बन जाएगा। ये लिखा हुआ है, इसके अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बनेगा। तो ए वेक्टर बराबर मॉड ऑफ ए इनटू में क्या हो गया? एन कैप, मतलब यूनिट वेक्टर अलॉन्ग ए वेक्टर। सिंपल सी बात ये। अच्छा, अब आगे बढ़ते हैं। ये बात तो हो गई, है ना? एक चीज़ और होता है जिसको हम क्या बोलते हैं? जिसको हम बोलते हैं ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर। क्या बोला? ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर। लिख देता हूँ मैं,
ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर। ये क्या है सर? ऑर्थोगोनल बहुत आता है आपकी ज़िंदगी में, कई बार नाम लिया जाएगा ऑर्थोगोनल ऑर्थोगोनल ऑर्थोगोनल। तब चिल्ला के बोलिएगा कि ऑर्थोगोनल का मतलब 90 डिग्री। इसका मतलब बेसिकली क्या होता है? 90 डिग्री। परपेंडिकुलर आपने सुना हो, उसका दूसरा नाम है ऑर्थोगोनल। तो परपेंडिकुलर जो होता है, जो काम परपेंडिकुलर करता है वही काम ऑर्थोगोनल ही करता है। तो ऑर्थोगोनल बेसिकली आप सिंपल सा ऐसा समझ सकते हैं 90 डिग्री। और यूनिट वेक्टर समझिएगा, ऐसा यूनिट वेक्टर जो एक दूसरे के 90 डिग्री पर हो, दैट इज बेसिकली नोन एज ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर। क्या बोला? ऐसा यूनिट वेक्टर जो एक दूसरे के 90 डिग्री पर हो उसे हम क्या बोलते हैं? ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर, है ना। अच्छा, तो ध्यान से अगर आप देखें कौन होगा सर, एक आध एग्जाम्पल ले लेता हूँ। एग्जाम्पल में आपको ये पता है ये एक्स एक्सिस है, अच्छा पता तो है। ये क्या होता है? ये वाई एक्सिस होता है, बहुत अच्छी बात। और ये कौन सा एक्सिस होता है? जी एक्सिस। बहुत लोग जेड बोलते हैं, मैं इसको जी बोलता हूँ, है ना। मैं इसको क्या बोलता हूँ? जी। असली में सही नाम जी होता है, जी बोला जाता है। क्यों? क्योंकि आप ऐसे पढ़ोगे ना, ये ऐसे जेड लिखा होगा, नीचे न्यूज़ लिखा होगा, है ना। तो इसे क्या पढ़ते हैं? जी न्यूज़ पढ़ते हैं, जी न्यूज़। तो इसे मैं जी बोल देता हूँ, जेड बोल दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो ये जी एक्सिस हो गया। अब अगर तुम ध्यान से देखो तो ये एक्स वाई जेड एक दूसरे के 90 डिग्री पर होते हैं। एक्स वाई जेड एक दूसरे के 90 डिग्री पर होते हैं। तो जो भी यूनिट वेक्टर एक्स एक्सिस के अलाउंग लग रहा होगा और जो भी यूनिट वेक्टर वाई एक्सिस के अलाउंग लग रहा होगा और जो भी यूनिट वेक्टर जेड एक्सिस के अलाउंग लग रहा होगा, वो सभी यूनिट वेक्टर एक दूसरे के 90 डिग्री पर होंगे। और अगर 90 डिग्री पर होंगे तो ऑर्थोगोनल हुए, और अगर ऑर्थोगोनल हुए तो उनको क्या बोलेंगे? ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर। फिर से बोलिए सर। एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस के डायरेक्शन में जो भी यूनिट वेक्टर्स आपके लगेंगे, जो भी यूनिट वेक्टर्स आपके लग रहे होंगे, वो सभी यूनिट वेक्टर एक दूसरे के 90 डिग्री पर होंगे, क्योंकि एक्स वाई जेड तीनों 90 डिग्री पर होते हैं। और अगर तीनों 90 डिग्री पर होते हैं तो उन सब ऐसे यूनिट वेक्टर्स को क्या बोलेंगे? ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर्स, है ना। तो ऐसे यूनिट वेक्टर जो एक दूसरे के 90 डिग्री पर होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर। इनको एक स्पेसिफिक नाम दिया गया बेटा, आई कैप, जे कैप और ये क्या है? के कैप, है ना। तो वन डायमेंशन में यूनिट वेक्टर है ये। एक्स एक्सिस के अलाउंग आई कैप, वाई एक्सिस के अलाउंग जे कैप, जेड एक्सिस के अलाउंग के कैप। ये लोगों ने बोल दिया कि यही बोलना है। अगर एक्स एक्सिस के अलाउंग लगना है तो यही बोलना है, वाई एक्सिस के अलाउंग ये बोलना है, जेड एक्सिस के अलाउंग ये बोलना है। तो सिंपल ये क्या हुआ? वन डायमेंशन में लग रहे हैं। ये वन डायमेंशन में यूनिट वेक्टर है, ये भी वन डायमेंशन में यूनिट वेक्टर है, ये भी वन डायमेंशन में यूनिट वेक्टर है। तो इनको क्या बोला जाता है? यूनिट वेक्टर अलाउंग वन डायमेंशन या यूनिट वेक्टर इन वन डायमेंशन। सिंपल क्या है? आई कैप, जे कैप, के कैप। आई कैप अलाउंग एक्स एक्सिस, जे कैप अलाउंग वाई एक्सिस, के कैप अलाउंग प्लस जेड एक्सिस। क्लियर है? अच्छा, दूसरी चीज इक्वल वेक्टर। कुछ डिफिनेशन बता देता हूँ ना आपको शुरुआत में, कि ताकि बाद में आपको प्रॉब्लम ना हो जब मैं वेक्टर एकदम क्वेश्चन कराने लगूँ। तो इक्वल वेक्टर क्या होता है? ऐसे दो वेक्टर्स जिनकी मैग्नीट्यूड भी सेम हो, जिनके डायरेक्शंस भी सेम हो, तो उन्हें हम इक्वल वेक्टर्स कहते हैं। क्या बोला? ऐसे दो वेक्टर्स जिनके मैग्नीट्यूड भी सेम हो, जिनके डायरेक्शन भी सेम हो, उनको हम क्या बोलते हैं? इक्वल वेक्टर्स, है ना। जैसे एग्जाम्पल, मतलब एक वेक्टर मान लेते हैं इधर लगा और दूसरा वेक्टर भी इधर लगा, दोनों का लेंथ देखो सेम है, लेकिन ये इसे मैंने बोला ए वेक्टर, इसे मैंने वो क्या बोला? इसे मैंने बोला बी वेक्टर। तो ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड बराबर बी वेक्टर के मैग्नीट्यूड के बराबर है और दोनों का डायरेक्शन सेम, मतलब ए कैप बराबर बी कैप है। तो हम सीधा सीधा क्या लिखेंगे? सीधा सीधा लिखेंगे कि ए वेक्टर बराबर बी वेक्टर, क्योंकि दोनों का डायरेक्शन क्या है? सेम। दोनों प्लस है, उस साइड भी प्लस है, इस साइड भी प्लस है, प्लस ए वेक्टर बराबर प्लस बी वेक्टर। तो दोनों का डायरेक्शन सेम हुआ, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम हुआ और ये दोनों क्या हो गए? इक्वल वेक्टर्स हो गए। ठीक है। अच्छा, तो ये इक्वल वेक्टर्स हो गए। एक होता है निगेटिव वेक्टर्स। क्या बोला?
निगेटिव वेक्टर। अब ये क्या होता है, कुछ है नहीं, नाम से पता चला निगेटिव। निगेटिव मतलब डायरेक्शन से होता है ना, या अपोजिट वेक्टर भी बोल सकते हैं, लेकिन इसे अपोजिट नहीं बोलेंगे। निगेटिव का मतलब समझिए, निगेटिव का मतलब क्या होता है, दो वेक्टर एक दूसरे के निगेटिव वेक्टर तब कहलाएंगे जब उन दोनों का मैग्नीट्यूड सेम होगा लेकिन डायरेक्शन जस्ट अपोजिट होगा। मतलब दोनों का मैग्नीट्यूड सेम होगा लेकिन डायरेक्शन जस्ट अपोजिट होगा, तो उन दोनों वेक्टर्स को एक दूसरे के निगेटिव वेक्टर्स हम कहेंगे। ए वेक्टर बी वेक्टर का निगेटिव वेक्टर है, बी वेक्टर ए वेक्टर का निगेटिव वेक्टर है, क्योंकि दोनों का डायरेक्शन जस्ट अपोजिट है। ठीक, अच्छा, दोनों का डायरेक्शन अगर जस्ट अपोजिट है तो अगर तुम ध्यान से अगर तुम देखो तो मैं बोल सकता हूँ दोनों का मैग्नीट्यूड सेम, लेकिन दोनों का डायरेक्शन जस्ट अपोजिट है, तो ऐसे ए कैप और ऐसे बी कैप अगर दोनों ऐसे बराबर लिखते हैं तो इसका क्या मतलब है कि दोनों का डायरेक्शन सेम है। कैप का मतलब डायरेक्शन, लेकिन यहाँ पे माइनस लगा दिया, इसका क्या मतलब है, दोनों का डायरेक्शन जस्ट अपोजिट है। माइनस रिप्रेजेंट्स व्हाट, डायरेक्शन। तो इन दोनों को कंबाइंडली क्या लिखा जाता है, कलेक्टिवली इन दोनों को लिखा जाता है कि भाई साहब ए वेक्टर बराबर माइनस ऑफ बी वेक्टर। इसका मतलब ये है कि दोनों का मैग्नीट्यूड सेम होगा लेकिन डायरेक्शन जस्ट अपोजिट होगा। माइनस साइन टेल्स अस अबाउट व्हाट, डायरेक्शन। ठीक है जी, अच्छा जी, अब आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ पढ़ लेते हैं वेक्टर की। वेक्टर की कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ पढ़ लेते हैं। वो इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ क्या है, इसको भी मैं क्या कर देता हूँ, डिलीट कर देता हूँ। वेक्टर की कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ हैं, जैसे कि पहला नंबर, जैसे कि पहला नंबर कि दो वेक्टर के बीच का एंगल हम कैसे निकालते हैं। दो वेक्टर के बीच का एंगल हम कैसे निकालते हैं, ये इससे पहले एक आध दो चीज़ और पढ़ लेते हैं कि अगर हम किसी वेक्टर को 360 डिग्री घुमा देते हैं तो वेक्टर कैन नॉट बी चेंज। अगर हम किसी भी वेक्टर को 360 डिग्री घुमा देते हैं तो वेक्टर कैन नॉट बी चेंज। मान लेते हैं यही कोई वेक्टर है, ए वेक्टर। अब बताओ वेक्टर कब चेंज नहीं होगा, जब उसका डायरेक्शन भी वही हो जाए और मैग्नीट्यूड भी वही। अगर मैं उसी वेक्टर को घुमा रहा हूँ तो मैग्नीट्यूड तो चेंज नहीं होगा, लेकिन वेक्टर घुमा रहा हूँ तो डायरेक्शन चेंज हो रहा है ना। जैसे कि मैंने घुमा दिया 90 डिग्री, पहले था ये वाला वेक्टर ऐसे, मैंने घुमा के कैसे कर दिया ऐसे, तो डायरेक्शन चेंज हुआ। और अगर डायरेक्शन चेंज हुआ तो इक्वल वेक्टर्स नहीं हुए, तो दोनों वेक्टर्स अलग अलग होंगे। क्यों? क्योंकि वेक्टर्स दोनों इक्वल तभी कहलाएंगे जब मैग्नीट्यूड भी वही रहेगा और डायरेक्शन भी वही रहेगा। अच्छा, मैग्नीट्यूड तो वही है क्योंकि उसी वेक्टर को मैं घुमाया 90 डिग्री, लेकिन डायरेक्शन बदल गया, इसलिए दोनों वेक्टर अनइक्वल हो गए, है ना। तो मैंने क्या बोला कि वेक्टर कब चेंज नहीं होगा, जब उसे 360 डिग्री घुमा दिया जाए। 360 डिग्री घुमाएंगे तो ऐसे घुमाते चले जाएंगे, घुमा के फिर उसी के ऊपर रख देंगे, तो 360 डिग्री हो गया, तो डायरेक्शन भी वही हो गया और मैग्नीट्यूड भी वही हो गया। तो ये पहली प्रॉपर्टी कि अगर किसी भी वेक्टर को 360 डिग्री घुमा दिया जाता है तो वेक्टर चेंज नहीं होता। दूसरा नंबर, इफ वी डिस्प्लेस्ड अ वेक्टर क्वांटिटी along the same line, चाहे आगे या चाहे पीछे, अगर किसी वेक्टर क्वांटिटी को हम डिस्प्लेस्ड करते हैं, शिफ्ट करते हैं उसी लाइन पर जिस लाइन पे वो वेक्टर लग रहा है, चाहे आगे और चाहे पीछे, तो वेक्टर कभी भी चेंज नहीं होता। क्यों चेंज होगा? इसी वेक्टर को अगर तुम शिफ्ट कर रहे हो आगे, मान लेते हैं ये ए वेक्टर है, आगे शिफ्ट कर रहे हो तो इसका मैग्नीट्यूड तो चेंज होगा नहीं, क्योंकि इसी को शिफ्ट कर रहे हो आगे। तो आगे अगर मैं लगा देता हूँ, यहाँ ना लगा के मैं यहाँ आगे लगा देता हूँ तो मैग्नीट्यूड वही रहा, लेकिन विदाउट डायरेक्शन बदले मैंने खाली इसको क्या किया, शिफ्ट किया, तो डायरेक्शन भी राइट साइड ही रहा। लेकिन अगर मैं इसी वेक्टर क्वांटिटी को पीछे शिफ्ट करता हूँ विदाउट डायरेक्शन बदले, तो पीछे शिफ्ट कर दूंगा तो ऐसे, तो मैग्नीट्यूड नहीं बदला क्योंकि वही वेक्टर क्वांटिटी था। तो चाहे इसे पीछे की तरफ शिफ्ट कर दो, चाहे आगे की तरफ शिफ्ट कर दो, लेकिन ये ध्यान रहे कि उसका डायरेक्शन बदलना नहीं चाहिए, तो वेक्टर कभी भी चेंज नहीं होता। दूसरी बात, अगर इस वेक्टर क्वांटिटी को पैरेलल में भी आप शिफ्ट करते हैं, पैरेलल में चाहे ऊपर चाहे नीचे, ऊपर शिफ्ट कर दिया चाहे नीचे, विदाउट डायरेक्शन बदले, बिना डायरेक्शन बदले, चाहे ऊपर शिफ्ट कर दो, पैरेलल दिख रहा है ना, हो सकता है थोड़ा सा गड़बड़ बन गया लेकिन पैरेलल ही है। पैरेलल में शिफ्ट किया ऊपर, चाहे पैरेलल में शिफ्ट किया नीचे, डायरेक्शन वही है। तो सारे वेक्टर्स आपके क्या हैं, इक्वल वेक्टर्स है, सारे वेक्टर्स क्या हैं, सेम है।
बदले नहीं है। तो वेक्टर को पैरेलल में भी शिफ्ट किया जा सकता है, वेक्टर को सेम लाइन पर आगे और पीछे भी शिफ्ट किया जा सकता है। ये दूसरी प्रॉपर्टीज़ है आपकी, है ना, ये प्रॉपर्टीज़। तीसरी प्रॉपर्टीज़ कि एंगल कैसे फाइंड करेंगे दो वेक्टर के बीच का। तो दो वेक्टर के बीच का एंगल बताने के लिए क्या किया जाता है, इफ़ वी कोइंसाइड टेल टू टेल, अगर हम क्या करते हैं, कोइंसाइड करते हैं टेल से टेल को ऑफ द टू वेक्टर्स, क्योंकि वेक्टर दो वेक्टर के बीच का एंगल तो दो वेक्टर होने चाहिए ना। तो दो वेक्टर के अगर टेल एक दूसरे से कोइंसाइड होते हैं देन स्मॉलर वन इज द एंगल बिटवीन देम। तो छोटा वाला जो एंगल होता है उनका क्या कहलाता है, वो उन दोनों वेक्टर के बीच का एंगल कहलाता है। जैसे मान लिया एक वेक्टर ऐसे है ना, और एक वेक्टर ऐसे है, एक वेक्टर ए और एक वेक्टर बी, और ये 150 डिग्री है। तो दोनों वेक्टर के बीच का एंगल क्या होगा, 150 नहीं, 150 नहीं होगा। मैंने क्या बोला, तरीका क्या है, तरीका क्या है एंगल फाइंड करने का, इफ़ वी कोइंसाइड, अगर आप कोइंसाइड करते हैं टेल टू टेल ऑफ टू वेक्टर्स, देन स्मॉलर वन इज एंगल बिटवीन टू वेक्टर। तो छोटा वाला जो होता है वो दोनों वेक्टर के बीच का एंगल कहलाता है। अब बताओ, इसका हेड और इसका टेल कोइंसाइड कर रहा है, टेल से टेल तो कोइंसाइड कर नहीं रहा, तो इसीलिए 150 नहीं बोलेंगे आप। पहले टेल से टेल कोइंसाइड करिए, मतलब इस वाले वेक्टर को आगे खिसकाओ, क्योंकि खिसका सकते हैं। मैंने पिछली स्लॉट में यही आपकी प्रॉपर्टीज बताई कि किसी वेक्टर को आगे पीछे खिसकाने से उसका वेक्टर कभी भी चेंज नहीं होता। तो इस वेक्टर को मैंने आगे खिसका दिया ऐसे, विदाउट डायरेक्शन बदले। तो अब बताओ, दोनों का टेल टू टेल मैच कर गया, इसको हटा दो। टेल टू टेल अगर मैच कर गया तो ये वाला स्मॉलर वन मैंने बोला, तो स्मॉलर वन यही बनेगा। तो ये क्या होगा, तुम्हारा एंगल बिटवीन देम, इन दोनों वेक्टर के बीच का एंगल ये होगा। अगर इन दोनों के बीच का एंगल ये होगा तो आप ध्यान से अगर तुम देखो, ये 150 डिग्री दे रखा था, ये पूरा लाइन है, स्ट्रेट लाइन है, तो 180 पूरा होगा। और अगर ये 180 डिग्री होगा तो ये इसकी वैल्यू कितनी होगी, 30 डिग्री सिंपल। क्या हो जाएगी, 30 डिग्री सिंपल हो जाएगी। अब दूसरी चीज़, कभी ऐसे आपसे पूछ दे कि इस तरीके से वेक्टर दे रखा है, एक वेक्टर P है और एक वेक्टर आपको Q दे रखा है इस टाइप से। तो ये वेक्टर P हो गया, ये वेक्टर Q हो गया, ये एंगल कितना हो गया, ये एंगल हो गया आपको 45 डिग्री आपको दे रखा है। तो कह रहा है बताओ दोनों के वेक्टर के बीच का एंगल कितना होगा। तो आप ऐसे डायरेक्ट नहीं बताएंगे, है ना, आप पहले क्या करेंगे, टेल से टेल मिलाएंगे। टेल से टेल मिला, अब बताओ दोनों का हेड मिल रहा है यहाँ पर। अब अगर दोनों का हेड मिल रहा है तो टेल से टेल पहले मिलाने की कोशिश करो। इस वेक्टर को आगे शिफ्ट करो, इस वेक्टर को आगे शिफ्ट करोगे तो ये ऐसे शिफ्ट कर दिया मैंने, डैश 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 बना दो। क्यों शिफ्ट किया, क्योंकि वेक्टर चेंज नहीं होता। इसको भी शिफ्ट करो, डैश 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 बना दो इधर, तो ये हो गया P वेक्टर। अब दोनों वेक्टर का टेल से टेल कोइंसाइड हो गया। अब जैसे टेल से टेल कोइंसाइड हुआ तो स्मॉलर वन इज द एंगल बिटवीन देम। ये छोटा वाला एंगल बना, क्योंकि ये पूरा एंगल बनेगा बड़ा वाला, तो छोटा वाला ये एंगल बना। तो ये अगर 45 है तो ये भी क्या होगा, 45 डिग्री। तो दिस इज द एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। तो एंगल फाइंड करने का तरीका ये होता है। एंगल फाइंड करने का तरीका क्या है, सिंपल सा है, दो वेक्टर के टेल से टेल को मिलाओ, क्योंकि वेक्टर को आगे पीछे खिसका सकते हैं, उसी तरीके से मिलाएंगे। टेल से टेल मिलाओ और छोटा वाला जो एंगल होगा वही एंगल क्या कहलाएगा, दोनों वेक्टर के बीच का एंगल आपका कहलाएगा। अच्छा जी, ये बात, हाँ जी ये बात। अब आगे बढ़ जाते हैं। तो छोटी छोटी ये प्रॉपर्टीज़ आपने सीखी। अब हम बात करते हैं पोजीशन वेक्टर पे। क्या बोला, पोजीशन वेक्टर। मैं आपको कोई डायरेक्ट प्रूफ नहीं बता रहा हूँ, है ना, प्रूफ नहीं बताऊँगा। क्यों, क्योंकि आप जो हैं जेई मेंस और नीट की तैयारी करने वाले हैं, तो वैसे भी मैं बेसिक से चल रहा हूँ, बेसिक से सबको समझा रहा हूँ, तो इसका प्रूफ मैं नहीं बता रहा हूँ। मैं डायरेक्ट आपको रिजल्ट बताऊँगा, क्योंकि रिजल्ट से ही हमें करेक्ट काम है। जहाँ पे हमें लगेगा प्रूफ बताना चाहिए वहाँ मैं आपको प्रूफ बताऊँगा। तो ठीक है, मैं सीधा क्या बात करता हूँ, मैं ये कह रहा हूँ कि
चलो ठीक है, रिजल्टेंट वेक्टर की बात करते हैं, है ना। रिजल्टेंट वेक्टर की बात करते हैं। रिजल्टेंट वेक्टर ऑफ एडिशन ऑफ टू वेक्टर, रिजल्टेंट वेक्टर ऑफ एडिशन ऑफ टू वेक्टर, बेसिकली एडिशन ऑफ टू वेक्टर। दूसरी चीज, इसे आप लॉ ऑफ पैरेललोग्राम भी बोल सकते हैं, जो मैं बार बार बोला था, लॉ ऑफ वेक्टर वही चीज़ है ये। अच्छा, ये है क्या लॉ ऑफ पैरेललोग्राम? तो ध्यान से अगर आप देखें तो मैं ये कह रहा हूँ, अगर किसी पार्टिकल पर दो वेक्टर, एक वेक्टर ए और एक वेक्टर बी, इसे ए कर लो और इसे बी कर लो, एक साथ लग रहे हैं, जिनके बीच का एंगल कितना है, थीटा, है ना। तो उनका जो रिजल्टेंट वेक्टर आता है वो रिजल्टेंट वेक्टर हमेशा इनके बीच से जाएगा और इस तरीके से जाएगा कि पैरेललोग्राम बना रहे होंगे और ये रिजल्टेंट वेक्टर एक डायगोनल को बता रहा होगा, विकर्ण को हिंदी में। तो देखो ना, ये एक वेक्टर ए वेक्टर, ये बी वेक्टर, हमेशा रिजल्टेंट वेक्टर बीच से जिनके जाएगा, और ये जो रिजल्टेंट वेक्टर वेक्टर आर है, तो ये वेक्टर आर हमेशा डायगोनल को बताएगा। किसके डायगोनल को? जो पैरेललोग्राम बन रहा है, आपको दिख रहा है सामने, है ना। और ये रिजल्टेंट वेक्टर कितना एंगल बना रहा है पहले वाले वेक्टर से, ये है आपका अल्फ़ा। तो मैं इस आर वेक्टर को लिखना चाहूँगा तो कैसे लिखूँगा? इस आर वेक्टर को लिखने का तरीका है आर वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, एडिशन ऑफ वेक्टर है ये, ऐड करने का तरीका। तो रिजल्टेंट ऑफ वेक्टर वेक्टर ए एंड वेक्टर बी विच इज एक्टिंग ऑन अ पार्टिकल एट द सेम टाइम एट एन एंगल थीटा इज इक्वल टू आर वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, और उनका रिजल्टेंट पैरेललोग्राम लॉ से उन्हीं के बीच से जाएगा, जो कि किसको रिप्रेजेंट कर रहा होगा? डायगोनल को रिप्रेजेंट कर रहा होगा। और वो रिजल्टेंट वेक्टर पहले वाले वेक्टर से कितना एंगल बना रहा है? अल्फा एंगल बना रहा है, दिख रहा है आपको। तो इस रिजल्टेंट की वैल्यू कितनी होगी, मतलब इसकी मैग्नीट्यूड कितनी होगी? इसकी मैग्नीट्यूड सिंपल मॉड ऑफ आर इज इक्वल टू सिंपली रूट में मॉड ऑफ ए का स्क्वायर प्लस मॉड ऑफ बी का स्क्वायर प्लस में 2 इंटू मॉड ऑफ ए इंटू मॉड ऑफ बी इंटू में कॉस थीटा, ये होता है। क्या बोला? थोड़ा सिंपल लिख दीजिए सर। मॉड ऑफ आर को सिंपली आर लिख दो। चलो, तो आर बराबर क्या लिखोगे? मॉड ऑफ ए स्क्वायर मॉड ऑफ बी स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू बी इंटू में कॉस थीटा, वेयर थीटा इज द एंगल बिटवीन देम, वेयर थीटा इज द एंगल बिटवीन देम। तो रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड आर बराबर रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा, और इसको वेक्टर फॉर्म में लिखना है तो कैसे लिखेंगे? ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। लेकिन जब ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर लिखेंगे तो इनको इस तरीके से जोड़ना है कि दोनों वेक्टर का टेल और रिजल्टेंट का टेल एक ही पॉइंट से कोइंसाइड होना चाहिए। दोनों वेक्टर जो होंगे वो पैरेललोग्राम के एडजेसेंट साइड को दिखा रहे होंगे और रिजल्टेंट वेक्टर एक डायगोनल को रिप्रेजेंट कर रहा होगा। ओके, अच्छा, ये चीज़ है। तो आर बराबर रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। सर ये रिजल्टेंट है क्या? बार बार रिजल्टेंट बोल रहे हैं, क्या है ये दो वेक्टर तो समझ में आ गया, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, है ना। तो ये रिजल्टेंट क्या है? रिजल्टेंट मतलब उसका नेट वैल्यू, ए वेक्टर और बी वेक्टर का उसका नेट इफेक्ट जो प्रोड्यूस होगा वो पता नहीं। अच्छा 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 अच्छा, देखो मान लो एक बॉडी है, एक आदमी आया, मान लो तुम्हारे घर में अलमारी है, एक नौकर आया, सर हमारे घर में तो नौकरी नहीं है, आ जाएगा, लगाया 10 न्यूटन। अच्छा तुम बड़े आदमी हो गए, अब एक नौकर और आया, वो लगाया 5 न्यूटन। अच्छा 2 नौकर रखे, एक 10 लगाया एक 5, हाँ एक 10 लगाया 10 न्यूटन, उससे अलमारी नहीं खिसका, तो दूसरा नौकर आया 5 न्यूटन लगा के अलमारी खिसकाने लगा। तो बताओ इस अलमीरा पर कितने नेट फोर्स लगे? 15 न्यूटन लगे ना, फोर्स 15 न्यूटन। तो ये 10 न्यूटन क्या था? एक वेक्टर था जिसे ए वेक्टर बोल सकते हो। ये 5 न्यूटन क्या था? एक दूसरा वेक्टर था जिसे बी वेक्टर बोल सकते हो। इन दोनों फोर्स का नेट फोर्स क्या हुआ? 15 न्यूटन। दैट इज बेसिकली
रिजल्टेंट वेक्टर। तो रिजल्टेंट वेक्टर बेसिकली क्या होता है? रिजल्टेंट वेक्टर वो वेक्टर होता है, उन दो वेक्टर्स का वो वेक्टर होता है जो वही इफेक्ट प्रोड्यूस करता है जैसा कि वो दोनों मिलकर एक साथ प्रोड्यूस कर रहे हैं। क्या 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 क्या? जैसा कि वो दोनों मिलकर एक साथ प्रोड्यूस कर रहे हैं। ये 10 न्यूटन अकेला अलमारी को खिसका नहीं सक रहा था, 5 न्यूटन भी अकेला अलमारी को खिसका नहीं सक रहा था। जब 10 और 5 मिलाकर उसको खिसकाएंगे तो 15 न्यूटन लगेगा। तब ये 10 और 5 जब मिला के खिसकाओगे तो अलमारी खिसके का मतलब जो इफेक्ट प्रोड्यूस हो रहा है 10 और 5 की वजह से, वो 15 न्यूटन की वजह से प्रोड्यूस हो। तो 15 न्यूटन इज़ अ रिजल्टेंट ऑफ 5 न्यूटन एंड 10 न्यूटन। सिमिलरली अगर मैं आपसे बोलूँ ये एक बॉडी है, इस पर लगाया कितना 15 न्यूटन इधर और इस पे लगाया कितना 8 न्यूटन इधर, तो एक वेक्टर ये जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में, तो नेट फोर्स कितना लगेगा भाई? नेट फोर्स लगेगा आपका 7 न्यूटन। 15 में से 8 घटा दिया, जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में था। तो 15 न्यूटन 8 न्यूटन जो दो अपोजिट डायरेक्शन से लग रहे हैं इसको खिसकाने के लिए, तो बॉडी खिसकेगी किधर? इधर खिसकेगी 7 न्यूटन से, क्योंकि 15 न्यूटन ज़्यादा है। तो अगर 7 न्यूटन ही अकेले लगा दिए होते तो वही काम करता जो 15 और 8 अपोजिट में लगाने से हो रहा है ना। तो रिजल्टेंट का मतलब क्या होता है? रिजल्टेंट वेक्टर ऑफ टू वेक्टर इज अ सिंगल वेक्टर विच प्रोड्यूसेस सेम इफेक्ट एज टू वेक्टर प्रोड्यूसेस। जैसा कि दोनों वेक्टर एक साथ मिलकर प्रोड्यूस कर सकते हैं, एज टू वेक्टर प्रोड्यूसेस साइमल्टेनियस। ठीक है, तो ये बातें होती हैं। और भी एग्जांपल लेकर समझ सकते हैं, जैसे कि सिंपल सा एग्जांपल क्लास 10th वाला कि अगर एक रेजिस्टेंस ये है, एक रेजिस्टेंस ये है, ये R1 है, ये R2 है, इनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ये होता है। तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का मतलब बेसिकली होता क्या है? इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस मतलब ये होता है कि जो दोनों मिलकर एक साथ प्रोड्यूस कर रहे होंगे, जो दोनों मिलकर एक साथ काम कर रहे होंगे सर्किट में, ये वाला रेजिस्टेंस अकेला करेगा। ये होता है। तो इक्विवेलेंट, रिजल्टेंट, नेट वैल्यू सब एक ही होती है ना। तो वही उसी रिजल्टेंट की बात कर रहा था कि ये ऐसा। तो ये चीज़ें हैं। दूसरी चीज़ डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर। डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर, डायरेक्शन हमेशा हम एंगल से बताते हैं। बेटा क्या बताएंगे डायरेक्शन इसका? ऐसे थोड़ी बताएंगे ऐसे जा रहा है। हम क्या बताएंगे कि पहले वाले वेक्टर मतलब वेक्टर ए से एंगल बना रहा है अल्फा, दिस इज़ द डायरेक्शन। तो इसकी डायरेक्शन की जो वैल्यू होती है वो भी आपको याद होनी चाहिए। इसकी डायरेक्शन की वैल्यू होगी tan अल्फ़ा इज इक्वल टू कितना? मॉड ऑफ बी साइन में थीटा अपॉन में मॉड ऑफ ए प्लस मॉड ऑफ बी कॉस में थीटा। और इसे सिंपल अगर लिखेंगे, सिंपली तरीके से लिखेंगे तो tan अल्फ़ा बराबर क्या लिखेंगे? बी साइन थीटा अपॉन में a प्लस बी कॉस थीटा, है ना। तो tan अल्फ़ा बराबर बी साइन थीटा अपॉन में a प्लस बी कॉस थीटा। ये भी आपको याद होना चाहिए, ये भी याद होना चाहिए और ये भी याद होना चाहिए, तभी तो हम आगे बढ़ पाएंगे। दूसरी चीज़ याद करने का तरीका क्या है? याद करने का तरीका सिंपल है, कहीं सर साइन और कॉस ना भूल जाए यहाँ पर, कि ऊपर साइन होगा कि ऊपर कॉस होगा। कोई बात नहीं, यहाँ tan है ना, है ना। tan में ऊपर साइन होता है, नीचे कॉस होता है, तो पक्का है कि ऊपर साइन होगा नीचे कॉस होगा। तो इसे रटने का तरीका क्या है? इसको रटने का तरीका ये है, tan अल्फ़ा बराबर बाद वाला साइन थीटा अपॉन पहले वाला प्लस बाद वाला कॉस थीटा, बाद वाला साइन थीटा अपॉन पहले वाला प्लस बाद वाला कॉस थीटा। मतलब बाद वाला साइन तो याद हो गया, ऊपर पक्का साइन ही होगा क्योंकि tan में ऊपर साइन नीचे कॉस होता है। तो ऊपर साइन नीचे कॉस, तो ये तो आपको रटना पड़ेगा, बाद वाला साइन थीटा अपॉन में पहले वाला प्लस बाद वाला कॉस थीटा। और r बराबर रूट में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। अल्फा क्या है? रिजल्टेंट वेक्टर पहले वाले वेक्टर से जो एंगल बना रहा है, ऐसे याद रखेंगे आप। रिजल्टेंट क्या है? मैग्नीट्यूड है, उसका मैग्नीट्यूड, है ना। तो इस टाइप से आपको याद होना चाहिए कि whenever a two vector vector a and vector b acting on a particle at the same time, then resultant of these vector r बराबर vector a plus vector b and the magnitude of the resultant of the two vectors is equal to r बराबर रूट में a square plus b square plus 2b cos theta and direction of the resultant vector is equal to कितना? tan अल्फा बराबर b sin theta upon a plus b cos theta। आओ क्वेश्चन कर लेते हैं, आओ देख लो, क्वेश्चन कर लेते हैं, एक आठों क्वेश्चन कर लेते हैं। देख लो, मान लो कि एक वेक्टर a है इस टाइप से, एक वेक्टर b है
है इस टाइप से, दोनों के बीच का एंगल कितना दे दिया गया, 90 दे दिया गया। बताओ इनका रिजल्टेंट कितना होगा। कोई बात नहीं, एंगल कितना है, 90 है। अगर एंगल 90 है तो इसका रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड कितना होगा। रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड क्या लिखोगे, आर बराबर रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस 90। बताओ 90 है तो जीरो हो जाएगा ना, और अगर ये जीरो हो गया तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, आर बराबर रूट में ए स्क्वायर प्लस में कितना हो जाएगा, बी स्क्वायर। अच्छा, आप इसे डायरेक्ट भी रख सकते हैं। ऐसे देखो ना, पाइथागोरस थ्योरम लगाओ, आर ये बी है तो ये भी बी होगा, इसका मैग्नीट्यूड ये लेंथ होगा तो ये लेंथ भी तो बी होगा, ये बी ये ए, पाइथागोरस थ्योरम लगाओ तो आर बराबर कितना, रूट में ए स्क्वायर प्लस में कितना, बी स्क्वायर। ठीक है, तो पाइथागोरस थ्योरम से भी आता है। अच्छा, ये एंगल बताओ सर, ये एंगल देखोगे, देखो ना एंगल देखो, tan अल्फा बराबर बी अपॉन ए, लगाओ tan अल्फा, tan अल्फा बराबर बी अपॉन ए। आप फॉर्मूले से भी लगा सकते हैं, फॉर्मूले से भी लगा सकते हैं। बाद वाला साइन थीटा अपॉन में पहला वाला प्लस बाद वाला कॉस थीटा, तो बाद वाला लगाएंगे, बाद वाला लगाएंगे tan अल्फा, बाद वाला क्या है, बी साइन थीटा, साइन में कितना 90, क्योंकि थीटा दो वेक्टर के बीच का एंगल जो कि 90 है, अपॉन में कितना हो जाएगा a, प्लस में कितना हो जाएगा b, कॉस में कितना हो जाएगा 90, कॉस 90 जीरो, ये निपुर गया तो साइन 91 b अपॉन a। ये ऐसे चाहे ऐसे निकालो चाहे ऐसे निकालो, दोनों की वैल्यू क्या आती है, सेम होती है। अब अगर तुम ध्यान से देखो, अब मैं क्या कह रहा हूँ कि दो वेक्टर 60 डिग्री पर लग रहे हैं, सुनते रहना, मेरी बात सुनते रहना, बस बात सुनते रहना। रिजल्टेंट वेक्टर हमेशा 20 से जाएगा, ये बात याद रखना। देखो, मान लो कि दो वेक्टर हैं वो भी सेम मैग्नीट्यूड के, और जो दो वेक्टर है सेम मैग्नीट्यूड के वो 60 डिग्री पर लग रहे हैं। ये वेक्टर ए हो गया, ये वेक्टर ए हो गया, दोनों का सेम मैग्नीट्यूड है। अगर दोनों का सेम मैग्नीट्यूड होगा और 60 डिग्री एंगल इनके बीच का होगा, तो 60 डिग्री एंगल अगर इनके बीच का एंगल होगा ये, तो रिजल्टेंट कहाँ से जाएगा भाई, रिजल्टेंट पक्का है कि भाई साहब सर ने बताया है कि 20 से जाएगा। अच्छा जी, 20 से जाएगा, हाँ जी 20 से जाएगा। तो इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा सर, इसका मैग्नीट्यूड निकालोगे तो क्या लिखोगे, आर बराबर रूट में ए स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए कॉस 60, बीच का एंगल 60 है। और जब इसे रख के बेटा तुम सॉल्व करोगे ना, तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी पता है, इसकी वैल्यू आएगी रूट में 3a आ जाएगी। और ये जो अल्फ़ा निकालोगे एंगल, अल्फ़ा ये जो एंगल तुम निकालोगे, tan अल्फ़ा बराबर बाद वाला साइन थीटा अपॉन पहला वाला प्लस बाद वाला कॉस थीटा, तो बाद वाला और पहले वाला दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है क्योंकि दोनों ए वेक्टर लगे हैं। तो इसकी वैल्यू जो अल्फ़ा आएगी, इसकी अल्फ़ा वैल्यू आने वाली है कितनी, 30 डिग्री आएगी जब तुम सॉल्व करोगे। ठीक है, सॉल्व करना, ये 30 डिग्री आएगी। मैं कुछ बताना चाह रहा हूँ तुमको, देखते रहो, कुछ बताना चाह रहा हूँ मैं तुमको, खाली देखते रहो। अब मैं ये कह रहा हूँ कि इनके बीच का एंगल 90 है। अच्छा 90 है, हाँ 90 है, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम, दोनों ए वेक्टर है, तो ये तो पक्का है कि जो मैग्नीट्यूड होगा इनका मैग्नीट्यूड हमेशा 20 से जाएगा, और अगर 20 से जाएगा तो ऐसे जाएगा, और अगर ऐसे जाएगा तो इनके बीच का एंगल 90 था। तो बताओ ये आर की वैल्यू कितनी होगी सर, जब आर की वैल्यू आप लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, रूट में ए स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए कॉस 90, कॉस 90 वाला गायब हो जाएगा, तो बचा क्या, रूट में ए स्क्वायर प्लस 2a स्क्वायर, ए बाहर आ गया, क्या मिला, a रूट 2, क्या मिला, a रूट 2। और जब अल्फ़ा निकालेंगे तो बेटा अल्फ़ा की वैल्यू आएगी 45 डिग्री। ठीक है, एक चीज़ और देख लो, मैंने क्या बोला, मैंने ये बोला कि एक दो सेम वेक्टर हैं सेम मैग्नीट्यूड के, और उनके बीच का एंगल कितना है, 120 डिग्री। इनके बीच का एंगल कितना हो गया, 120 डिग्री। तो अगर इनके बीच का एंगल 120 डिग्री हो गया तो रिजल्टेंट वेक्टर हमेशा इनके 20 से जाएगा। अच्छा 20 से जाएगा, हाँ सर 20 से जाएगा, क्योंकि सर ने बताया 20 से जाता ही, 20 से जा रहा है, 20 से जा रहा है रिजल्टेंट। अगर रिजल्टेंट इसका 20 से जा रहा है, नीले से बना देता हूँ लोग, रिजल्टेंट इसका 20 से जा रहा है तो इसकी वैल्यू कितनी होगी सर, तो आर की वैल्यू बेटा तुम क्या लिखने वाले हो, ये अल्फ़ा था ना यहाँ पर, और यहाँ भी अल्फ़ा ही है, तो आर की वैल्यू क्या लिखने वाले हो, रूट में ए स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए कॉस 120 डिग्री। अगर सब कुछ रख के सॉल्व करोगे तो इसकी वैल्यू कितने आ जाने वाली है, इसकी वैल्यू आ जाने वाली है ए, क्यों, क्योंकि कॉस 120 डिग्री की वैल्यू -1/2। आर की वैल्यू तुम्हारी सिंपली ए आ गई। और जब अल्फ़ा निकालोगे यहाँ पर, मतलब रिजल्टेंट वेक्टर कितना एंगल बना रहा है पहले वाले वेक्टर से, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 60 डिग्री। अच्छा जी, ये चीज़ है,
तो आपको रटना क्या है, आपको रटना है, देखो ऐसे डायरेक्ट आपको रट लेना है। आप तो ये समझ भी रहे हो कि हाँ ऐसा, लेकिन अब रटने वाला काम क्या याद रखना है, याद क्या रखना है कि जब कभी भी दो वेक्टर के बीच का एंगल 90 हो तो √2 से मल्टीप्लाई, √2 से मल्टीप्लाई, पहले उस वेक्टर में √2 से मल्टीप्लाई। जब भी दो वेक्टर के बीच का एंगल कितना हो, 60 डिग्री हो तो √3 से मल्टीप्लाई। जब भी दो वेक्टर के बीच का 120 डिग्री एंगल हो तो वही वेक्टर आ जाता है r बराबर a। लेकिन उस पॉइंट पे दोनों वेक्टर का मैग्नीट्यूड सेम होना चाहिए। मैग्नीट्यूड सेम होगा तभी आप क्या करेंगे, 90 डिग्री होगा तो √2 का मल्टीप्लाई, 60 डिग्री होगा √3 का मल्टीप्लाई, और 120 डिग्री होगा तो वही वैल्यू आ जाएगी r बराबर a, है ना। मैक्सिमम टाइम हमारे फिजिक्स के सवालों में ऐसा ही होता है, इसलिए मैंने आपको ऐसे आपको बताया। और इसी तरीके से आपका वेक्टर का क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया, है ना। दूसरी चीज़ एंगल कितना बना रहा होगा, एंगल जो बना रहा होगा रिजल्टेंट वेक्टर हमेशा आधा एंगल बनाएगा, हमेशा बीचों बीच चीरते हुए जाएगा, है ना। तो अगर 60 डिग्री है तो रिजल्टेंट की वैल्यू √3 से मल्टीप्लाई करो, एकदम बीचों बीच चीरते हुए जाएगा 30 डिग्री पर। अगर 90 डिग्री है रिजल्टेंट में √2 का मल्टीप्लाई करो, √2 का मल्टीप्लाई करोगे बीचों बीच चीरते हुए जाएगा 45 डिग्री पर। अगर 120 डिग्री है तो हमेशा रिजल्टेंट बीच में चीरते हुए जाएगा, 120 है तो 60 पर, और उसका रिजल्टेंट की वैल्यू उतना ही आएगा। गॉट माई पॉइंट। अच्छा, अब अगर तुम ध्यान से देखो कि अगर दोनों वेक्टर एक ही डायरेक्शन में लगा दिया जाए, एक वेक्टर a है और एक वेक्टर b है, अगर एक ही डायरेक्शन में लगा दिया जाए तो दोनों के बीच का एंगल कितना, थीटा बराबर 0। फिर से लिखोगे r बराबर रूट में a² + b² + 2ab cos 0 की वैल्यू 1। जब तुम सॉल्व करोगे तो इसकी वैल्यू r बराबर कितनी आ जाएगी, a + b, इसकी वैल्यू आ जाएगी। तो हमने क्या सीखा, हमने सीखा ये कि दो वेक्टर अगर एक ही डायरेक्शन में लग रहे होंगे तो दोनों को डायरेक्ट क्या कर दिया जाएगा, जोड़ दिया जाएगा। और जिसका डायरेक्शन किधर होगा, जिसका डायरेक्शन ए के डायरेक्शन में होगा, और कहने का मतलब दोनों एक ही डायरेक्शन में है ना, तो उसी डायरेक्शन में होगा। दूसरी चीज़, अगर मैंने आपको बोला एक वेक्टर ए वेक्टर इधर लग रहा है और एक दूसरा वेक्टर बी वेक्टर जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है किसी सिंगल पॉइंट पर, तो अब बताओ, जैसे मैं पॉइंट बना देता हूँ, देखो ये हमारा क्या है, पॉइंट है, ये वेक्टर ए है और ये वेक्टर आपका क्या है, ये वेक्टर आपका बी है। तो एक वेक्टर हो गया ए और एक वेक्टर हो गया बी, दोनों के बीच जस्ट अपोजिट डायरेक्शन लग रहे हैं तो इनके बीच का एंगल 180 डिग्री। और अगर 180 डिग्री हो गया तो इनका रिजल्टेंट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, क्या लिखेंगे, r बराबर रूट में a² + b² + 2ab cos 180 डिग्री, और cos 180 डिग्री की वैल्यू -1। और जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो r की वैल्यू क्या लिखेंगे, r बराबर लिखेंगे a डिफरेंस b, नॉट -b, क्योंकि a - b भी हो सकता है और b - a भी हो सकता है ना। तो a - b भी हो सकता है, b - a भी हो सकता है। तो मैं ऐसे क्यों लिखा, मैंने ऐसे इसलिए लिखा कि अगर a बड़ा होगा तो a - b लिखेंगे, b का मैग्नीट्यूड बड़ा होगा तो b - a लिखेंगे। और डायरेक्शन रिजल्टेंट वेक्टर का किधर होगा, डायरेक्शन उस तरफ होगा जिस डायरेक्शन में बड़ा वाला वेक्टर लग रहा है। समझ में आ रही बात, ये चीज़ें हैं। तो ठीक है, तो ये सब सिंपल बातें थी रिगार्डिंग वेक्टर। तो अगले लेक्चर में मिलेंगे यार। अगले लेक्चर में अब हम डायरेक्ट क्वेश्चन करेंगे। इसमें मैं आपका लगभग इसी वेक्टर एनालिसिस में मैं आपका लगभग 50% मोशन इन वन डायमेंशन कंप्लीट कराने वाला हूँ, क्योंकि लिंक्ड होते हैं ना, पढ़ाया जा सकता है। यहाँ पर 11th के बच्चे होते हैं तो नहीं पढ़ाया जाता, क्योंकि वो उतना ज़्यादा फेमिलियर नहीं होते हैं, है ना। लेकिन अगर आप IIT JEE मेंस और नीट की तैयारी कर रहे हैं तो हम यहाँ पर ये मान के चल रहे हैं कि आप थोड़ा बहुत मोशन इन वन डायमेंशन जानते हैं, तो थोड़ा सा 50% कवर करके यहाँ पे चलूँगा। मैं इसी वेक्टर में ही आपको पढ़ा डालूंगा, ठीक है। तो फिर अगले लेक्चर मिलते हैं, तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। थैंक यू वेरी मच।